स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के बारे में है। आप देखें सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर जो एक्सेसिव रेनफॉल है वो देखने के लिए मिला, इसकी वजह से वहाँ पे जो फ्लड का सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। स्टूडेंट्स उसी फ्लड की सिचुएशन के अंदर वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में जो ऑपरेशन है वो चलाए गए हैं, जिससे कि उनको रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जा सके इस फ्लड की सिचुएशन के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के बारे में, तो इस समय में जो सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू जो बारिश है वो रिसीव करता है। आईएमडी के द्वारा जो वार्निंग है वो भी यहाँ पे इशू किया गया था कि इस समय में जो बारिश है वो एक्सेसिव रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली जो सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर में। अगर हम स्टूडेंट्स आईएमडी के बारे में बात करें, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर इस्टेब्लिश है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में। और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1875 है या 1861 है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इनके द्वारा जो वार्निंग है वो इश्यू की जाती है, चाहे फ्लड की सिचुएशन हो, चाहे साइक्लोन की सिचुएशन हो या एक्सेसिव रेनफॉल की सिचुएशन हो उस समय में। इस समय में जो तमिलनाडु का जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू जो बारिश है वो रिसीव करता है। आप देखिए कि हमारे कंट्री का जो मैक्सिमम एरिया है वो जो बारिश है वो कौन से मानसून के थ्रू रिसीव करता है? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है उनके थ्रू में। आप देखिए कि जब साउथ वेस्ट मानसून विंड है जब विड्रॉ करती हैं अक्टूबर एंड नवंबर के समय में, जब ये मानसून विंड्स है विड्रॉ करती हैं तो उस समय ये कंप्लीटली ड्राई होती हैं, बट बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर में, बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर ये मॉइस्चर है उसको गेन करेंगी। और उसी समय में हमारा ये जो कोरामंडल का जो कोस्ट है, जो तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, आंध्र प्रदेश का रीजन है, वहाँ पे आपको जो बारिश है वो देखने के लिए मिलती है इस नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू में। तो इसे ही हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप से जानते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर कहाँ पे ये जो फ्लड का सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है? तो स्टूडेंट्स इन प्लेसेस के बारे में हमने रिसेंटली ही डिस्कस किया है किसी ना किसी न्यूज़ के अंदर में। तो आप देखिए एक तो कन्याकुमारी का रीजन है, कन्याकुमारी जो जिसको हम मेन लैंड का सदर्न पॉइंट के रूप से जानते हैं, जो कि तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स कन्याकुमारी हमारा जो मेन लैंड है उसका सदर्न पॉइंट है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया का जो सदर्न पॉइंट के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड सिचुएटेड हैं उसके अंदर एक इंदिरा पॉइंट नाम की जो जगह है निकोबार आइलैंड के अंदर में, इंदिरा पॉइंट हमारा जो सदर्न पॉइंट है उसके रूप से हम उसको जानते हैं। बट आप देखिए कि 2004 के समय में, 2004 के समय में वहाँ पे क्या हुआ था, सुनामी का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसी सुनामी की वजह से इंदिरा पॉइंट है वो सबमर्ज हो चुका है हमारे सी के एरिया के अंदर में, तो पानी के अंदर में वो सबमर्ज हो चुका है 2004 के समय में। हमारे मेनलैंड का सदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी, वहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल देखने के लिए मिला। इसके अलावा देखिए कि थुथुनकोडी का एरिया है, थुथुनकोडी कौन सा एरिया है स्टूडेंट, 2018 के समय में वहाँ पे एक कॉपर का एक प्लांट हुआ करता था जिसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के बारे में बात की गई थी। तो वहाँ पे एक जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था और पुलिस के द्वारा फायरिंग कर दिया गया, काफ़ी सारे लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ था। तो इसका न्यूज़ भी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था थुथुनकोडी के बारे में, कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया था कि एक ही पुलिस ऑफिसर को आप कैसे मान सकते हो इस कम्प्लीटली जो फायरिंग इंसिडेंट की रिगार्डिंग में, और भी लोग हैं जो कल्प्रिट हैं उस केस के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखें कि टेनकासी का एरिया है, कन्याकुमारी है, थुथुनकोडी है, तेनकासी है। टेनकासी के अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा तुरुन वैली का एरिया, जो कि कोल की रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कोल एंड ऑटोमोबाइल की रिगार्डिंग में। आप देखिए कि टेनकासी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो टेनकासी का इस एरिया के बारे में भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि काशी और तमिल का जो समागम है जिसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया, बनारस के अंदर में, पीएम सर भी वहाँ पे प्रेजेंट रहे थे उस प्रोग्राम के अंदर में। तो टेनकासी बेसिकली वो एरिया है जो काशी और तमिल का जो कोलोब्रेशन है, उनके जो एंशिएंट रिलेशन है उसको यहाँ पे शो करता है। जैसे कि बनारस और कांचीपुरम जो टेक्सटाइल और साड़ी के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में फेमस है, बनारस जो वाराणसी को ही हम बोलते हैं, और आप देखिए कि जो कांचीपुरम है वो तमिलनाडु के अंदर है। ऐसे ही टेनकासी है जहाँ पे आपको काशी का एक टेम्पल है वो सिचुएटेड है। तो टेनकासी का जो एरिया है जो बेसिकली एक रिलेशन को शो करता है तमिलनाडु और काशी के रिगार्डिंग में। तो ये वो प्लेस हैं जहाँ पे जो फ्लड का सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला। यहाँ पे एक रिवर भी है जिसकी वजह से जो फ्लड है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर में आपको देखने के लिए मिला है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि तमिलनाडु के रिगार्डिंग में एक रिवर है जिसको हम काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर रीड करते हैं, कावेरी रिवर।
तो कावेरी रिवर के बारे में भी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कावेरी रिवर का जो कोर्स है, हाफ कोर्स यहाँ पे बेसिकली हमारा जो साउथ वेस्ट, सॉरी यहाँ पे नहीं है, हमारा कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलता है कर्नाटक के अंदर में। तो हाफ जो वे है, हाफ जो कोर्स है, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू बारिश रिसीव करता है, और हाफ जो कोर्स है यहाँ पे किसके थ्रू, नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू जो बारिश है वो रिसीव करता है। इस टॉपिक को भी ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर 72 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड किया गया, वहाँ पे अपोजिशन के द्वारा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है उसके रूप में इसको बताया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स निकाला जाता है, वी डैम नाम का जो इंस्टीट्यूट है, वी डैम नाम का जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा कौन सा रिपोर्ट निकाला जाता है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट निकाली जाती है। इंडिया को बेसिकली कौन सा कैटेगरी के अंदर वहाँ पे रखा गया था कि इंडिया एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है उसका पार्ट बताया गया था। इंडिया बेसिकली इलेक्टेड, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है लीडर्स को, बट वहाँ पे जो ऑटोक्रेसी है उसके बारे में बताया गया। अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उनको क्यों सस्पेंड किया गया है, सिक्योरिटी ब्रीच का जो इंसिडेंट देखने के लिए मिला था पार्लियामेंट के अंदर, जो अपोजिशन के द्वारा यहाँ पे डिमांड किया गया कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अपना जो स्टेटमेंट है वो दिया जाए, क्यों सिक्योरिटी ब्रीच देखने के लिए मिला, गवर्नमेंट ही उसके बिहाइंड में रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा एलिगेशंस लगाए गए अपोजिशन पार्टीज के द्वारा। 72 एमपीज को यहाँ पे सस्पेंड किया है, उसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि रूल्स, दोनों हाउस के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट है, लोकसभा के जो रूल्स हैं वो भी डिफरेंट है, राज्यसभा के जो रूल्स हैं वो भी डिफरेंट है यहाँ पे सस्पेंशन के रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि कुछ ऐसी कमेटीज़ हैं जो वहाँ के जो स्पीकर हैं उनकी के द्वारा यहाँ पे हेड की जाती हैं, जिसमें बिजनेस पर्पज़ कमेटी है, रूल्स का कमेटी है, और भी आपको जनरल पर्पज़ कमेटी है वो देखने के लिए मिलती हैं, जो कि स्पीकर के द्वारा हेड की जाती हैं। और स्पीकर का ही मेन काम है यहाँ पे डेकोरम एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करना हाउस के अंदर में। तो आप देखें कि उनको इस तरीके से देखने के लिए मिला होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का जो सस्पेंशन है उनके द्वारा किया गया है विंटर सेशन के अंदर में। एक तो आपको हाउस के जो सेशंस हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो सेशंस के बारे में बताता है स्टूडेंट्स, 85 है। बट 85 के अंदर जो सेशंस का जो टाइमिंग है उसके बारे में नहीं बताया गया कि ईयर के अंदर कितने सेशन होने चाहिए। 85 के अंदर बताया गया है कि एक सेशन है ये पार्लियामेंट का, ये दूसरा सेशन है, इन दोनों के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप सेशंस हर 2 मंथ के अंदर ऑर्गेनाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम्स सेशंस को ऑर्गेनाइज कीजिए। इंडिया के अंदर आपको पार्लियामेंट के अंदर मैक्सिमम कितने जो सेशंस है वो देखने के लिए मिलते हैं, तो आप देखिए एक तो बजट सेशन है, एक आपको बजट सेशन देखने के लिए मिलेगा, एक मानसून सेशन आपको देखने के लिए मिलता है, और एक विंटर सेशन है। और कभी कभी स्पेशल पर्पज की रिगार्डिंग में जो सेशंस है उनको भी बुलाया जाता है। जो हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके द्वारा यहाँ पे बेसिकली प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मन किया जाता है, हाउस वहाँ पे असम्बल होता है उस समय में। तो आप देखिए कि जब हमारा वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को पास किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, तो एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था 1 वीक की रिगार्डिंग में, एक असम्बल के रिगार्डिंग में, जिसमें वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है 106 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको पास किया गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सस्पेंशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे स्पीकर के पास में पावर है सस्पेंशन के बारे में। यहाँ पे आपको एक और बात पता होना चाहिए कि 1989 के समय जब बोफोर्स का वहाँ पे एक केस सामने आया था, तो उस समय में जो मैक्सिमम सस्पेंशन है वो 63 पर्सन्स को वहाँ पे किया गया था, 63 जो एमपीज हैं उनको किया गया। तो ये हाईएस्ट नंबर ऑफ सस्पेंशन है अभी तक का हमारा जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है उसके अंदर में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रूल्स डिफरेंट है दोनों ही हाउसेज के, और उन हाउसेज के रूल्स के अकॉर्डिंग में इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस हाउस से बिलोंग करते हैं उनका जो सस्पेंशन है उसको कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे शिमला के बारे में है। शिमला के अंदर बेसिकली एक बाजार का एरिया है जिसको कि हम लक्कड़ बाजार के रूप से जानते हैं। तो वहाँ पे जो पर्सन्स है स्केटिंग करते हुए दिखाया गया है विंटर के समय में। कुछ दिन पहले हमने डल लेक के बारे में भी रीड किया था, ऐसे ही एक फोटो के अंदर में डल लेक के अंदर भी वहाँ पे जो शिकाराज हैं, जो वहाँ पे विंटर के समय में जो आइस है उसको दिखाया गया था कि डल लेक फ्रोजन स्टेट के अंदर में पहुंच चुका है उस समय में। यहाँ पे भी स्केटिंग को दिखाया गया है कि लोग यहाँ पे आइस के ऊपर स्केटिंग कर रहे हैं लक्कड़ बाजार के अंदर में। अब ये लक्कड़ बाजार क्या है, आप देखिए कि वुड को हम किसके नाम से जानते हैं हिंदी के अंदर में, लक्कड़ के नाम से, मीन से लकड़ी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो वुड की जो टॉयज हैं, वुड की जो टॉयज हैं वो बनाए जाते हैं इस लक्कड़ बाजार के अंदर शिमला के अंदर में। ये इस वजह से फेमस है लक्कड़ बाजार के नाम से। वुड की जो टॉयज हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के कौन कौन से पार्ट हैं जहाँ पे जो टॉयज का जो प्रोडक्शन है उसको कैरी आउट किया जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे एरियाज़ के बारे में पता होना चाहिए।
जैसे आपने पोचामपल्ली एरिया के बारे में अभी कभी सुना हो, भूदान मूवमेंट था, विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में, कि जिन जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, ऐसे हमारे कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको ज़मीन है वो डोनेट करने के रिगार्डिंग में। तो वो कौन से एरिया से चलाया गया था? एक विलेज का नाम है पोचामपल्ली, एक विलेज का नाम है पोचामपल्ली। हो सकता है यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो। पोचामपल्ली नाम का जो विलेज है वहाँ से चलाया गया था स्टूडेंट्स। पोचामपल्ली विलेज बेसिकली टॉयज़ के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक सुपारी से भी जो टॉयज़ हैं वो बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उनके बारे में भी आपको पता है होना चाहिए। तो टॉयज़ के बारे में ज़रूर से रीड करना है कि इंडिया में जो टॉयज़ का जो बेसिकली कहाँ कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ये हमारे बेसिकली इंडियन पीएम सर के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। उसके बिहाइंड का रीज़न ये था स्टूडेंट कि चाइना की जो टॉयज़ हैं वो अपने कम्प्लीटली मार्केट के अंदर उनका डोमिनेशन देखने के लिए मिला, और वो टॉयज़ मैक्सिममली यहाँ पे प्लास्टिक के हैं। तो एक तो प्लास्टिक वेस्ट को भी हमको रिड्यूस करना है, और सेकंड आप देखिए कि चाइना का जो डोमिनेशन है हमारे मार्केट के अंदर में टॉयज़ का रिगार्डिंग में, तो उसी को यहाँ पे डील करने के रिगार्डिंग हमारा जो बेसिक हमारा जो नेटिव इंडस्ट्री है उसको प्रोडक्शन प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेलीकॉम बिल के बारे में है, तो आप देखिए कि लोकसभा के अंदर इसको प्रेजेंट किया गया है। लास्ट हमारा जो टेलीकॉम के रिगार्डिंग में आप देखिए कि टेलीग्राफ एक्ट है, लास्ट हमारा टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का। तो उस एक्ट को बेसिकली रिप्लेस किया जाएगा। तो 138 ईयर्स के बाद में कोई एक्ट है टेलीकॉम एक्ट जो यहाँ पे पास किया गया है, जिसके द्वारा इनको डील किया जाएगा। आप देखिए कि कभी कभी हम फ़ोन टैपिंग के बारे में रीड करते हैं, कभी कभी हम फ़ोन टैपिंग के बारे में रीड करते हैं, प्राइवेसी का वायलेशन किया गया या किसी केस के रिगार्डिंग में उनका जो फ़ोन टैपिंग है उसको कैरी आउट किया गया। तो फ़ोन टैपिंग भी इस टेलीग्राफ एक्ट के थ्रू ही देखने के लिए मिलता था, जिसका 2017 के समय अमेंड भी किया गया था। अब उसका एक नया बिल है उसको यहाँ पे प्रपोज किया गया है। तो हमारे मैक्सिमम काफ़ी सारे ऐसे कानून हैं जो आपको कॉलोनियल एरा के समय के देखने के लिए मिलेंगे, और उनको रिप्लेस करने का ज़रूरत है। मॉडर्न जो डिमांड्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो आप देखिए कि इस एक्ट के थ्रू स्पेक्ट्रम के जो रूल्स हैं, डिस्प्यूट बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर, स्पेक्ट्रम के जो रूल्स हैं, डिस्प्यूट बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मींस वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा कुछ पावर है वो दी गई है। अभी ये कम्प्लीटली जो इसके प्रोविजंस है वो आपको जब भी समझ में आएंगे जब यहाँ पे ये एक्ट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आएगा, और इसके जो प्रोविजंस है उनको एडिटोरियल्स के अंदर समय समय पे डिफरेंट वे में डिस्कस किया जाएगा अलग अलग जो राइटर्स हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु के बारे में ही है, आप देखिए कि यहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल के बारे में हमने डिस्कस किया, और कुछ दिन पहले वहाँ पे एक साइक्लोन का सिचुएशन देखने के लिए मिला था, जिसको हम किसके नाम से जानते थे? मिचोंग साइक्लोन। मिचोंग साइक्लोन का जो नेमिंग है वो कौन से कंट्री के द्वारा दिया गया था स्टूडेंट्स? आपको पता होना चाहिए, म्यांमार के द्वारा। कितने कंट्री हैं एशिया पैसिफिक के रीजन के अंदर जो साइक्लोन का जो नेमिंग है वो करते हैं? 13 कंट्रीज हैं। पहले जो कंट्रीज है वो 8 हुआ करते थे, बाद में जो 5 कंट्रीज है उनको ऐड किया गया 2018 के समय में, जो बेसिकली मिडिल ईस्ट के रीजन वाले जो कंट्रीज हैं उनको ऐड किया गया था। तो यहाँ पे एक मनाली नाम का एरिया है। अब आपने मनाली का जो एरिया है वो सुना होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर में, बट तमिलनाडु का जो कैपिटल है चेन्नई, चेन्नई के जस्ट नियर बाई में एक एरिया है जिसको हम मनाली के नाम से जानते हैं। मनाली के अंदर जो चेन्नई पेट्रोलियम है उसका बेसिकली रिफाइनरी है, और वहाँ पे जो ऑयल स्पिल है वो उसका इशू है वो देखने के लिए मिला, जो कि बेसिकली पुलिकेट लेक के वहाँ पे पहुँचा है। अब आपको पुलिकेट लेक के बारे में भी पता होना चाहिए। इससे पहले एक बार हम चेन्नई का जो लोकेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे चेन्नई के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि तमिलनाडु के जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे जो चेन्नई है वो सिचुएटेड है। तमिलनाडु का जो नॉर्दर्न पार्ट है उस एरिया में आपको जो चेन्नई है वो देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम इसको कंपेयर करें, कर्नाटक का जो कैपिटल है बेंगलोर, और यहाँ पे तमिलनाडु का जो कैपिटल है चेन्नई के साथ में, तो चेन्नई मोर साउथ के अंदर, मोर नॉर्थ के अंदर में प्रेजेंट है। जो जोग्राफिकल वे में अगर हम इसको कंपेयर करें तो चेन्नई का जो प्रेजेंस है वो मोर नॉर्थ के अंदर में 0.5 आपको मोर नॉर्थ के अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आप देखिए कि अभी एक एनडीए के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। एनडीए का जो पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन क्या था कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली, इसके इधर हमारा जो काठमांडू है, थिम्पू है, और जो म्यांमार का जो कैपिटल है, उन सभी को नेपिता को यहाँ पे कंपेयर करवाया गया कि कौन सा जो सिटी है वो नॉर्थ के अंदर में सिचुएटेड है। तो आपको लगेगा कि जो काठमांडू है वो नॉर्थ के अंदर होगा दिल्ली से, पर दिल्ली का जो प्रेजेंस है वो मोर नॉर्थ के अंदर में है।
तो उसके बाद में आप देखें कि हमारे यहाँ पे सिक्किम के अंदर जो फ्लड का सिचुएशन देखने के लिए मिला था, उस समय मैंने भी जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक क्वेश्चन आपको दिया था। बेसिकली अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हो तो हमारे को आपको पता होगा कि जो सदर्न साउथ लहोनक लेक है उसके अंदर में जो फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ था सिक्किम के अंदर में, तो उस समय जो सिक्किम का जो कैपिटल है दिल्ली है, इन सभी को कंपेयर किया था कि कैसे जोग्राफिकली जो मोर नॉर्थ के अंदर में कौन सा जो एरिया है वो सिचुएटेड है, तो वहाँ पे भी दिल्ली ही मोर नॉर्थ के अंदर में सिचुएटेड है। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। पुलिकेट लेक के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ऑयल का स्पिल देखने के लिए मिला, वहाँ पे पहुँचा। एनजीटी के द्वारा जो क्वेश्चन किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि कहाँ वहाँ पे ऑयल का स्पिल कैसे पहुँचा है, एक्वेटिक लाइफ को ये हार्म करेगा, फिश का जो डेथ है वो भी देखने के लिए मिल सकता है। आप देखिए कि पुलिकेट लेक बेसिकली 96% इसका एरिया है वो किसके अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर में। 4% एरिया किसके अंदर है स्टूडेंट, 4% एरिया आपको तमिलनाडु के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। पुलिकेट लेक अपने माइग्रेटरी बर्ड्स के जो वेलकम की रिगार्डिंग में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अंदर मैक्सिमम इंडिया के सभी एरियाज फेमस हैं सभी, क्योंकि साइबेरिया से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं क्यों आते हैं, एक तो इंडिया सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंडर में गिरता है, और आप देखिए कि इंडिया में उस समय में जो विंटर है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है। जैसे सांबर का एरिया है राजस्थान के अंदर में, सांबर के अलावा आप देखिए कि और भी काफ़ी सारे एरियाज हैं जो फेमस है यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स के वजह से, तो पुलिकेट लेक के अंदर में आते हैं। पुलिकेट लेक के रिगार्डिंग में एक और क्वेश्चन अभी रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा किसी एग्जाम में पूछा गया था। पुलिकेट लेक बेसिकली एक लैगून है। अब ये लैगून क्या होते हैं स्टूडेंट, लैगून का रिगार्डिंग ये है कि कोई लेक का अगर कोई एरिया है उसको मेन वाटर बॉडी से कोई सेपरेट करे, कोई जमीन का एरिया, लैंड का एरिया, उसको हम लैगून के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए कि पुलिकेट लेक यहाँ पे सिचुएटेड है सपोज कीजिए, और यहाँ पे आपको जो श्री हरिकोटा है जो हमारा इसरो का एक लॉन्चिंग साइट है, श्री हरिकोटा यहाँ पे सिचुएटेड है। तो श्री हरिकोटा के द्वारा, श्री हरिकोटा जो आइलैंड है उसके द्वारा यहाँ पे पुलिकेट लेक को सेपरेट किया जाता है बे ऑफ बंगाल से। इसी वजह से हम पुलिकेट लेक को एज ए लैगून के रूप से जानते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कैग के ऑडिट के बारे में। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो कैग से जो ऑडिट करवाए गए हैं वो नंबर्स यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं, तो उसके जो डाटा है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। आपको कैग के बारे में एक तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कैग के द्वारा कौन सा जो डिपार्टमेंट है उसको हेड किया जाता है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट है उसको हेड किया जाता है कैग के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 148 के अंदर में, हमारे जो बी आर अम्बेडकर सर हैं जो फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनके द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी को भी हेड किया गया था, उनके द्वारा कैग को एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में कहा गया है। इनके द्वारा ऑडिट किया जाता है गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो 18 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अलोकेट किए गए जिसको कि टेबल डाउन किया गया है पार्लियामेंट के अंदर इनकी रिपोर्ट्स के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट की रिगार्डिंग में। कैग 148 के अंदर में है इसका जो एज है किसके इक्वल इनको जो पैसा है वो प्रोवाइड किया जाता है, कंसोलिडेट फंड से दिया जाता है या कहाँ से, उसके वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी ही चाहिए, वो यहाँ पे बताने का ज़रूरत नहीं है। आपको एक और जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए, ऑडिट एंड अकाउंट्स का जो सेक्शन है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी भी एक बार आपसे पूछा था कि जो कैग के अंदर में जो ऑडिट एंड अकाउंट्स का जो सेक्शन है इसको बेसिकली सेपरेट किया गया था, ऑडिट एंड अकाउंट्स को यहाँ पे सेपरेट किया गया था। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ईयर के अंदर में, कौन से ईयर के अंदर में किया गया या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको सेपरेट किया गया, उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना होगा। आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर इसके बारे में। तो इसके कैग के बारे में आपको यहाँ पे रीड करना है, इसको जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं कैग के ऑडिट के अंडर में। कैग को बेसिकली हम फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड के रूप से भी जानते हैं, फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड के रूप से भी जानते हैं, और इनके द्वारा मैक्सिमम गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, उसके अंदर में कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज तो नहीं हुई है, उसका जो एग्जामिनेशन है इनके द्वारा कैरी आउट किया जाता है। आप देखिए कि आप भी अगर इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस को यहाँ पे चूज करोगे, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस को जब चूज करोगे तो आप भी यहाँ पे बेसिकली कैग का जो ऑफिस है उसके अंदर में रीच कर सकते हो। आपके द्वारा यूपीएससी के अंदर ही 4th या 5th नंबर पे ये जो सर्विस है वो देखने के लिए मिलती है जब आप डैप को फिल करोगे, जब आपको इनके बारे में जानकारी होगी। नेक्स्ट इज अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। तो आप देखिए कि हमारा जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल ओरिजिनल जो 10th शेड्यूल है वो किसके रिगार्डिंग में था स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो 10th शेड्यूल आया था वो बेसिकली सिक्किम के रिगार्डिंग में उसको लाया गया था, बाद में उसको डिलीट किया गया 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और बाद में आप देखें कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया राम गया राम का जो पॉलिटिक्स है,
आया राम गया राम बेसिकली एक राम नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, जिनके नेम के साथ में जो राम है वो लगता था। वो पलवल से विधायक हुआ करते थे, पलवल से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव हुआ करते थे हरियाणा से। और हरियाणा के अंदर इस तरीके से उनके द्वारा 1 या 2 दिन के अंदर 2-3 पार्टी हैं वो चेंज की गई थी। तो उनके रिगार्डिंग में एक स्लोगन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था कि राम आ गया है, राम चला गया है। तो आया राम गया राम का जो पॉलिटिक्स है उसको एंड करने के रिगार्डिंग में 10 शेड्यूल है वो लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका मीनिंग मेन एम क्या था? मेन एम यही था कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस है उसको अनएथिकल मैनर के अंदर क्रॉस ना किया जाए। अनएथिकल मैनर के अंदर और फ्लोर ऑफ द हाउस क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे स्पीकर है। स्पीकर के राइट हैंड साइड में आपको जो गवर्नमेंट पावर के अंदर में होती है, जो ग्रुप पावर के अंदर होता है, वो देखने के लिए मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो अपोजिशन है वो देखने के लिए मिलेगा। स्पीकर के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट, स्पीकर का राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं है। और इसके अलावा और भी जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे जो सिटिंग उनका लोकेशन है वो किया जाता है स्पीकर के द्वारा। आप देखिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ ये है कि यहाँ पे सपोज कीजिए कोई अपोजिशन में है, उनके द्वारा यहाँ पे जो फ्लोर ऑफ द हाउस को क्रॉस करते हुए इस ग्रुप के लिए अगर वो जाते हैं तो इसको बोला जाएगा क्रॉसिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द एथिकल मैनर में जो करा जाएगा उसको बेसिकली यहाँ पे डिफेक्शन का पार्ट रखा गया है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है कि अनएथिकल मैनर में ना किया जाए। अब अनएथिकल मैनर क्या है स्टूडेंट्स? अनएथिकल मैनर ये है कि सपोज की जाए यहाँ पे जो पार्टी है वो 100 मेंबर्स का है और यहाँ पे कोई एक पर्सन है जिसको पार्टी के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में है, तो यहाँ पे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई होगा। एक मेंबर को नहीं जाने दिया जाएगा। पहले 1/3 का मर्जर हुआ करता था, फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2/3 का जो मर्जर है उसको अलाउ किया गया है कि 2/3 मर्जर है वो यहाँ पे कर लिया जाए। तो बेसिकली उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा अगर 1% है यहाँ पे दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है जिस सिंबल के ऊपर इलेक्ट होकर आया है, उसके बाद में कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन। यहाँ पे बेसिकली कुछ लॉज के कुछ जो केसेज है उनके बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे सामने आया। जैसे उत्तर प्रदेश का एक केस है, राजेंद्र सिंह राणा नाम के जो बेसिकली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करते थे। यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो ये विधि फाउंडेशन है उसके जो ये स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा इसको एग्जामिन किया गया है कम्प्लीटली कि कहाँ कहाँ पे अनएथिकल मैनर के अंदर में जो क्रॉस किया गया फ्लोर, क्या यहाँ पे इसको बैन करने का ज़रूरत है। तो उसी सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है और स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्या स्पीकर का जो डिसीजन उसका यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कि हो तो हिलोहन जो केस है 1992 का वो क्या बोलता है, तो उन सभी के बारे में आप रीड करना एंटी डिफेक्शन लॉ के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द मोइस्ट का जो मूवमेंट है उसके बारे में है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर अभी हमने इलेक्शन प्रोसेस के बारे में रीड किया, वहाँ पे न्यू सीएम है उनको भी इलेक्ट किया गया है। तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि जब भी यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिलता है तो मोइस्ट जो कम्युनिटीज़ हैं, जो यहाँ पे नक्सलाइट जो मूवमेंट का जो कैडर है उनके द्वारा इलेक्शन प्रोसेस को क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स? बाइकआउट किया जाएगा कि हम जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको नहीं मानते हैं। और उनके द्वारा एक पैरेलल गवर्नमेंट है वो चलाई जाती है जिसको कि जनताना सरकार के रूप से वो जानते हैं कि हम यहाँ पे पीपल्स का जो जनता मीन्स पीपल्स का एक जो गवर्नमेंट है सरकार है उसको चलाते हैं और यहाँ पे जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको बाइकआउट किया जाएगा। इसी वजह से जो बस्तर का जो रीजन है छत्तीसगढ़ का जो सदर्न पार्ट है, दंतेवाड़ा है और काफ़ी सारे जो एरियाज हैं वहाँ पे आप देखें कि आपको जो इलेक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेशन है रेशियो वो भी काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। 3-4% हमेशा जो रेशियो है वो कम रहेगा ओवरऑल रीजन, अलग जो रीजन है उनके कंपेरिजन के अंदर में। तो यहाँ पे क्या किया जाए कि जिससे कि मोस्ट एरियाज के अंदर में जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो यहाँ पे एम्पावर्ड हो सके। तो आप देखिए कि 1996 के समय जो पेशा का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया था। यहाँ पे जो पंचायत का जो एक्सटेंशन किया गया शेड्यूल एरिया के अंडर में, जो शेड्यूल एरिया है 5th शेड्यूल के अंडर में, उन एरियाज़ के अंदर पंचायत का जो एक्सटेंशन किया गया था 1996 के अंदर में। तो एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसके अंदर ग्राम सभा को यहाँ पे गवर्निंग बॉडी है वो बना दिया गया। ग्राम सभा को जो पावर है वो दे दिया गया, सोल अथॉरिटी है, कोई भी सोशियो इकोनॉमिक लॉज हैं उनको डील करने के रिगार्डिंग में। और ग्राम सभा को जिस तरीके से यहाँ पे बेसिकली वो बनाया गया है पावरफुल, ये यहाँ पे जो पावर है वो देता है लोगों को हाथ के अंदर में, वहाँ पे जो समहाउ जो चेंज है वो लाया जा सके। तो मोस्ट मूवमेंट है जो कि कैडर बेस्ड मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको अगर आपको डील करना है तो उसके रिगार्डिंग में जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, वो यहाँ पे
पावरफुल होनी चाहिए, ग्राम सभा पावरफुल होनी चाहिए, और उसी को एक टूल माना गया है कि डेमोक्रेसी के अंदर चेंज के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें COP 28 के बारे में है, आप देखिए COP 28 के अंदर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जैसे कि लॉस एंड डैमेज के फंड के बारे में हमने डिस्कस किया है, दुबई कंसेंसस के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से COP 28 का क्या प्रोविजन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। अब सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से क्यों डिस्कस किया गया है, आप देखिए कि अर्बन एरियाज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम वर्ल्ड की पर्सपेक्टिव से बात करें, आप देखिए कि 1992 के अंदर क्या हुआ था स्टूडेंट्स, अर्थ समिट हुआ। 1992 के अंदर जो हमारा अर्थ समिट है वो इस्टेब्लिश होता है। अर्थ समिट के अलग अलग पार्ट आते हैं, जिसके अंदर एक क्लाइमेट चेंज है, डेजर्टिफिकेशन है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसके अलग अलग पार्ट हैं जिनका जो कोप है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये UNFCCC का कोप है, COP 28 जो दुबई के अंदर हुआ। तो उसका 94 के अंदर फर्स्ट कोप होता है, 94 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है पहली मीटिंग होती है। और आप देखिए कि उस समय अर्बन एरिया, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर में जो अर्बन एरिया है उसके बारे में बात करें तो 44% जो लोग हैं अर्बन एरिया के अंदर रहा करते थे वर्ल्ड के अंदर उस समय में। इंडिया के अंदर तो उस समय में काफ़ी कम पॉपुलेशन है जो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहा करती थी। प्रेजेंट समय के अंदर भी अगर हम बात करें तो लास्ट जो हमारा सेंसस है उसके अकॉर्डिंग तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 31% पॉपुलेशन है जो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहती है। बट आप देखिए कि नेक्स्ट सेंसस जब तक आएगा तो 40% जो पॉपुलेशन है अर्बन एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। वर्ल्ड के अंदर में अगर हम प्रेजेंट समय में बात करें तो ये आपको 55 देखने के लिए मिलता है, प्रेजेंट समय में 55% है। और अगर हम बात करें स्टूडेंट 2050 तक जबकि हमको कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है तो 68% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहा करेगी 2050 तक, जबको हमको कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करना है। इंडिया का कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट क्या है स्टूडेंट, 2070 है इंडिया का जो कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि बेसिकली अर्बन एरियाज के अंदर ही मोर पीपल्स हैं, उन्हीं के द्वारा जो प्राइमरी एनर्जी है उसका यूज किया जाता है। कोप का अगर हम CO2 का एमिशन के बारे में बात करें तो 70% अर्बन एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। ग्रीन हाउस गैस के अगर हम एमिशन के बारे में बात करें तो 76% जो एमिशन है वो भी अर्बन एरिया से है। तो बेसिकली इस तरीके का जो मोर एनर्जी का डिमांड है, मोर कंजप्शन का डिमांड है, मोर यहाँ पे एमिशन है, तो अर्बन एरियाज को ही डील करने का मेन जरूरत है, क्योंकि अर्बन एरियाज ही ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करेंगे क्लाइमेट चेंज के अंदर में। तो आप देखिए कि COP 28 का जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ तो 1 डे स्पेशली डेडिकेटेड किया गया है अर्बन एरिया के पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पे जो ग्लोबल साउथ के जो अर्बन एरियाज हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया गया। स्टूडेंट्स आप देखिए कि नॉर्थन जो ग्लोबल जो नॉर्थ है या वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनका जो अर्बन एरियाज हैं वो आपको मोर एक्सेसिबल हैं, मोर आपको एनर्जी कंजप्शन है उनको आपको लेस देखने के लिए मिलेगा। एमिशन का लेवल भी आपको काफ़ी कम है, फिजिएबल हैं वो सिटीज़ वहाँ पे। बट अगर हम ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ के बारे में बात करें जो कि कॉलोनी हुआ करते थे किसी समय में, प्रेजेंट समय में डेवलपिंग स्टेट के अंदर में है, तो वहाँ पे आप देखिए वहाँ पे आप देखिए कि बेसिकली आपको जो स्लम्स है उनका प्रेजेंस काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। 40% के आसपास जो स्लम है वो वहाँ पे हर एक सिटी के अंदर में पाया जाता है। 40% एरिया स्लम के लिए होगा वहाँ पे, तो उसी को डील करने का ज़रूरत है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। इसमें बताया गया कि कुछ छोटे छोटे लेवल पे कुछ सिटीज़ हैं उनका भी अपना एक कार्बन न्यूट्रलिटी का प्रोजेक्ट है, उनके भी अपने INDC टारगेट है। इसमें अंदर चेन्नई के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो ग्लोबल का कार्बन न्यूट्रलिटी का जो यहाँ पे टारगेट है वही चेन्नई का टारगेट है 2050 तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। SDG गोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारी सेफ सिटीज़ कौन सा SDG गोल के अंदर बताया गया है, गोल नंबर 11 के अंदर बात की गई है कि हमारी जो सिटीज़ हैं स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, सेफ सिटी होना चाहिए, 2030 तक हमको अचीव करना है। और पेरिस कंसेंसस को अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है तो अर्बन एरियाज़ को डील करने का मोर ज़रूरत है। कल हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो ग्रीन मफलर है उसके बारे में डिस्कस किया था। मियावाकी जो फॉरेस्ट का जो पैटर्न है उसके बारे में भी डिस्कस किया था, जो कि जापानीज एक बोटनिस्ट है उनके द्वारा दिया गया था मियावाकी का जो कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए कि मियावाकी है जो कार्बन सिंक के रूप में काम करेगा अर्बन एरिया के अंदर में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव, चेन्नई का जो इनिशिएटिव है कि इनको कार्बन न्यूट्रलिटी वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में अचीव करना है। इंडिया का जो टारगेट है 2070 उससे 20 ईयर्स पहले। नेक्स्ट शाही ईदगाह के बारे में बात करेंगे। हमारे जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
आप देखें कि साई ईदगाह के बारे में बात करें तो मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि का एक जो बेसिकली जो केस है वो फाइल किए गए हैं। इसके सर्वे के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके द्वारा अलाउ किया गया। तो सबसे पहले आप देखिए वहाँ पे जो टेम्पल है वो कब हुआ करता था, कब उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया। सबसे पहले आप देखिए कि वहाँ पे केशव देव टेम्पल है, मथुरा के अंदर केशव देव टेम्पल है। टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस समय में वहाँ पे किया गया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1680 के समय में, 1618 के समय में जब पावर के अंदर कौन हुआ करते थे, कौन से मुगल एम्परर हैं जो पावर के अंदर हुआ करते थे स्टूडेंट, तो उस समय में आपको जहांगीर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे कि जो जहांगीर हैं वो समय में पावर के अंदर हैं। ये यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं बेसिकली किसके, औरंगजेब के समय के। तो जहांगीर के समय में बीर सिंह बुंदेला नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा ये टेम्पल बनाया गया था। बीर सिंह बुंदेला, क्या यह बुंदेलखंड से बिलोंग करते थे पर्सन, बीर सिंह बुंदेला। अब ये नाम आपको पता होना चाहिए, इसको रीड करेंगे जब हम मेडिवल हिस्ट्री को रीड करेंगे उस समय ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में आएगा मेडिवल हिस्ट्री के समय में। तो बीर सिंह बुंदेला नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा इस टेम्पल को बनाया गया था, केशव देव टेम्पल है। उसके बाद में आप देखिए कि औरंगजेब के जो एक ब्रोदर हैं दारा सिकोवा, जिनको कि लिबरल मुस्लिम का जो टाइटल है वो भी दिया गया है। तो दारा सिकोवा नाम के जो पर्सन हैं आप देखिए कि उनके द्वारा भी इसका जो प्रोटेक्शन है वो किया गया है, इसको रिनोवेट किया जा सके ऐसा उनके इनिशिएटिव्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट दारा सिकोवा है और जो अलग अलग जो पर्सनस हैं उनको यहाँ पे मार दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। और 1658 के समय वो पावर के अंदर में आते हैं और 1670 के समय में इस टेम्पल का जो डिस्ट्रैक्शन है उनके द्वारा किया जाता है और वहाँ पे जो साई ईदगाह नाम का जो दरगाह है वो बना दिया जाता है एक नियर बाई एरिया के अंदर में। और आप देखिए कि उसके बाद में आप यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो केसेस देखने के लिए मिलेंगे। एक बिरला फैमिली से रिलेटेड एक पर्सन है जिनके द्वारा वो ज़मीन है वो खरीद ली जाती है। तो ये हमारे एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पर्पज़ से एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहांगीर के समय में ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया गया था। बीर सिंह बुंदेला नाम के पर्सन, दारा सिकोवा जिनको हम लिबरल मुस्लिम के रूप से जानते हैं, इनके द्वारा काफ़ी सारे अपने उपनिषद हैं उनको भी ट्रांसलेट किया गया था। दारा सिकोवा का जो फिर असैसिनेशन औरंगजेब के द्वारा किया गया, जो एक्सेशन का जो लड़ाई है उस समय में, और 1658 के समय इनके द्वारा किया गया पावर के अंदर में आते हैं और 1670 के समय इस टेम्पल का जो डिस्ट्रक्शन है उनके द्वारा कर दिया गया। इंडिया का यहाँ पे आर्कटिक के रीजन के लिए एक्सपेडिशन है उसको भी बेसिकली सेंड किया जाएगा। पहला विंटर के समय एक्सपेडिशन है जिसको यहाँ पे सेंड किया जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो पर्सनस है वो यहाँ पे एक्सपेडिशन के अंदर में जाएंगे, जिनके द्वारा वहाँ पे जो सारस नाम का एक कॉन्सेप्ट है, सारस नाम का एक कॉन्सेप्ट है उसको बेसिकली उनके द्वारा स्टडी किया जाएगा। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इस आर्कटिक जो एक्सपेडिशन है इसको फंड किसके द्वारा किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा किया जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियनिक रिसर्च है, नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च है, उनके द्वारा बेसिकली इसको डील किया जाएगा इसी विंटर एक्सपेडिशन को, जो कि बेसिकली आर्कटिक के रीजन के अंदर विजिट करेंगे। तो आपको यहाँ पे 2-3 जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। एक हम डिस्कस करेंगे आर्कटिक काउंसिल के बारे में। स्टूडेंट्स, आर्कटिक के रीजन के अंदर इंडिया का जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसका क्या नाम है, उसका आपको पता होना चाहिए। हिमाद्री का नाम उसको दिया गया है, हिमाद्री उसका नाम दिया गया है। आप देखिएगा आर्कटिक काउंसिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आर्कटिक काउंसिल आपको पता होना चाहिए 8 टोटल इसके अंदर कंट्रीज हैं। एक है फिंड्स के रूप से, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। क्या ग्रीनलैंड भी इसका पार्ट है? तो ग्रीनलैंड कौन से कंट्री के अंदर में आता है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इन्हीं 5 कंट्रीज में एक कंट्री है उसका पार्ट है वो 5 ये कंट्री हैं। इसके अलावा आप देखिए कि रसिया है, रसिया के अलावा यूएसए है और यूएसए के अलावा जो कनाडा है, रसिया है, यूएसए और कनाडा है। कब ये इस्टेब्लिशमेंट में आया आर्कटिक काउंसिल? 1996 के समय इस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया थ्रू द ओटावा डिक्लेरेशन। ओटावा नाम की जो जगह है वो कहाँ पे है, कनाडा के अंदर में। तो ओटावा डिक्लेरेशन के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया है आर्कटिक के रीजन के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में, कैसे उसका प्रोटेक्शन कंजर्वेशन है उसको किया जा सके। इंडिया ने अपना जो एक्सपेडिशन मिशन है वो सेंड किया था 2008 के समय में, जिसको हिमाद्री के नाम से जाना गया है। अभी यहाँ पे एक टीम को सेंड किया जाएगा जिसके द्वारा वहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा सारस का जो बेसिकली वहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसको, यहाँ पे रेडियो एंड काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग में जो स्टडी है उसको किया जाएगा। तो इसको आप रीड करना अच्छे से। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इसको फंड किया गया है, नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा। जे एन
.1 नाम का एक वेरिएंट है कोविड-19 का, उसके जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिला। 4 लोगों का वहाँ पे डेथ भी हुआ है। तो वार्निंग इश्यू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। सभी स्टेट्स को बताया गया है कि कैसे इसका प्रोटेक्शन करना है, कैसे इसका जो डिटेक्शन है वो जरूरी है प्रेजेंट समय में, जिससे कि ये स्प्रेड यहाँ पे ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे चिली के रिगार्डिंग में है, तो कौन से वहाँ का जो कंजर्वेटिव कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में जो लोगों के द्वारा रिजेक्ट किया गया इस प्रपोजल को। इजिप्ट के जो बेसिकली जो प्रेसिडेंट है वो पावर के अंदर दोबारा से आए इलेक्शन के बारे में, जिसका अल सीसी के नाम से हम इनको जानते हैं। इंडिया के जो रिपब्लिक डे के ये बेसिकली चीफ गेस्ट के रूप में भी आए थे। आप देखिए कि बीपी नाम का एक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की रिगार्डिंग में ब्रिटेन का एक बेसिकली कंपनी है, उनके द्वारा अपने जो ऑपरेशन है उसको सस्पेंड किया गया है। रेड सी के एरिया में यहाँ पे जो होती रिबेलियंस है उनके द्वारा जिस तरीके से अटैक है वो कैरी आउट किया गया है रेड सी के एरिया के अंदर में। यूएस के बेसिकली एक पॉलिटिकल पर्सन है, पेंटागन के जो चीफ हैं वो विजिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हिजबुल्लाह को जो वार्निंग है वो इशू किया गया है। हिजबुल्लाह आपको लेबनान के अंदर देखने के लिए मिलता है, एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर सिचुएटेड है। सपोज कीजिए इजराइल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा गाजा स्ट्रिप का एरिया। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अलग अलग एरियाज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली यहाँ पे सी ऑफ गैलीली है। सी ऑफ गैलीली किसके साथ में एरिया शेयर करता है, सीरिया के साथ में। हाईलैंड का एरिया है, यहाँ पे गोलन हाइट्स आपको देखने के लिए मिलता है जो कि अनेक्स कर लिया गया था इजराइल के द्वारा 1967 के समय में। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लेबनान के अंदर जो जॉर्डन है, रिवर ऑफ लेटिनी है, यहाँ पे वेस्ट बैंक सिचुएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस डेजर्ट को रीजन को हम किस नाम से जानते हैं, जहाँ पे जेरूसलेम भी सिचुएटेड है। और इसी के अंदर में आपको देखिए कि तल अवीव है। इसके अलावा आप देखिए कि बैटल ऑफ हैपा के नाम से जो हैपा नाम का जो सिटी है वो भी यहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि एक पोर्ट सिटी है जिसको है उस पोर्ट को हेड किया जाता है हमारा जो अडानी ग्रुप है उसी के द्वारा में। तो ये इजराइल का जो पर्सपेक्टिव जो इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे मेडिटेरियन सी का एरिया है, मेडिटेरियन सी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है विंटर के समय बारिश की वजह से। और आप देखिए कि हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो बारिश देखने के लिए मिलती है आपको विंटर के समय में, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप से जानते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अपना मॉइस्चर गेन करते हैं इसी मेडिटेरियन सी के एरिया से करेंगे, और इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो बारिश है वो देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि ह्यूमन राइट वॉच है, उसके द्वारा कहा गया है इजराइल के द्वारा वहाँ पे स्टारवेशन को एज ए वेपन के रूप में यूज किया गया है। गाजा स्ट्रिप के अंदर में लोगों को जो रिलीफ है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है, इजराइल के द्वारा कंटिन्यूस अटैक किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक सिटी है जिसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे भूटान के जो बेसिकली पॉलिटिकल हेड हैं उनके द्वारा कहा गया है कि नई सिटी है जिसको डेवलप किया जाएगा आसाम के नियर बाई एरिया के अंदर में, और जहाँ पे एमिशन है वो बिल्कुल कम देखने के लिए मिले। तो गैलेपू नाम का जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफ होप के रूप में कहा गया है कि इकोनॉमी का भी रिवाइवल होगा, सभी चीज़ों का रिवाइवल होगा वहाँ पे भूटान के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको सही लगा हो उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।